गाइस कैन यू सी मी? हेलो, गुड इवनिंग। देख पा रहे हो? थोड़ा सा आपके कमेंट्स मुझसे दूर है तो मुझे शायद देखने में दिक्कत होगी। कैन यू गाइस हियर मी? कॅन यू हिअर मी? यस ऑर नो? मला मोबाईलवर चालू करून द्या एकदम. मोबाईलवर लिंक पाठवा. लिंक पाठवा लगेच पाठवा. यस 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 यस. ओके. गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. चलिए ज्वाइन करिए फटाफट. ग्रेट 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 ग्रेट. चलिए लाइव आ रहे हैं लोग. गुड इव्हनिंग सुमित. गाइस गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. पाठवलं ना? रिमोट कुठे? सर मराठीमध्ये. ओके. सो विल स्टार्ट इन हिंदी. हिंदी में ही शुरुआत करेंगे. ओके. सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सेशन कैसे होगा ये तो मैं पहले बताऊंगा आपको. आज मैं पूरा एक टॉपिक के ऊपर फोकस करूंगा. उस टॉपिक का नाम है लाइट. फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक के ऊपर आते हैं तो लाइट. हमारे 2-3 सेशन होंगे, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा एक सेशन में, राइट? तो 3 सेशन में मैं पूरा फिजिक्स आपको समझा दूंगा. इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है. अब वैसे भी टाइम बचा कहाँ है कि हम और कुछ एक्स्ट्रा करें, राइट? तो जो चीजें मैं बताऊंगा, अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो एमपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट? तो ये साल के हिसाब से अरेंज नहीं है, मतलब 19 उसके बाद में 18 ऐसे अरेंज नहीं है. ये कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन अरेंज है. क्लियर? तो मैं कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन लेते जाऊंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा, क्वेश्चन भी समझा दूंगा. और मैक्सिमम आपके फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको लाइट से ही मिलेंगे. एक आधा 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा बस. बाकी पूरे टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बस. बहुत क्वेश्चंस बनेंगे तो लाइट से ही बनने हैं. हमारा पूरा फोकस लाइट पे ही रहेगा. आज के सेशन में 0 से शुरुआत करूंगा और मैं जितना टॉप तक लेके जा सकता हूं उतना टॉप तक लेके जाने की कोशिश करूंगा. मैं आपके जो कमेंट्स है मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं, राइट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन लाइट टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा. पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फाइन पार्टिकल्स दैट आर प्रोड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड. देखो लाइट 2 फॉर्म में होती है. एक हमेशा दिमाग में रखेंगे, लाइट 2 फॉर्म में रहती है. एक तो वेव के फॉर्म में होती है और दूसरा लाइट जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है. और फोटॉन्स के फॉर्म को बोला जाता है पार्टिकल फॉर्म. याद रखिए, फोटॉन्स को बोला जाता है पार्टिकल. तो लाइट 2 फॉर्म में रहती है, एक फोटॉन और दूसरा होता है वेव के फॉर्मेट में. एट अ टाइम एक ही फॉर्म में रहेगी, आइदर वो फोटॉन में रहेगी या फिर वो वेव के फॉर्म में रहेगी. एट अ टाइम दोनों फॉर्म में नहीं हो सकती, एक ही फॉर्म में होगी. एक तो फोटॉन के फॉर्म में होगी और नहीं तो वेव के फॉर्म में होगी. और जो वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इसको पास होने के लिए नो मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, राइट? सो नो मीडियम. लाइट को पास होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है. हमें सूर्य से, सन से, अर्थ के सरफेस पे जो लाइट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्मेट में मिलती है. किसके फॉर्मेट में? रेडिएशंस के. और जो रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है. मगर वही साउंड के लिए जो वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती है. देखो मैं डेटा ऐसे ही लिखवाऊंगा, आपके एग्जाम के क्वेश्चन यही है. 90% क्वेश्चन हमारे इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं आपको. क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत ही इधर उधर से सभी एग्जाम से क्वेश्चन निकाल के
देख के इन फॉर्मेट में लेके आया, राइट? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर होगा फोटॉन्स। इसका आंसर क्या होगा? फोटॉन्स, राइट? तो लाइट फोटोन के फॉर्म में भी होती है, वेव के फॉर्म में भी होती है। वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वेयर एज साउंड इज मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की जरूरत होती है। कभी भी साउंड वैक्यूम से पास नहीं हो सकता, याद रखिए, साउंड हमेशा मीडियम से ही पास होगा। क्लियर? ये दोनों में, साउंड के वेव में और लाइट के वेव में डिफरेंस है। आर यू गेटिंग इट? समझ रहा है या नहीं रे बाबा? फाउंड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल सही है रोनित। ओके, फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, राइट? मानसी मराठी प्लीज, यही हिंदी में जारी रहेगा हमारा सेशन। ओके, ठीक है, आगे चलू, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और, लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट का स्पीड है। और 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर लाइट सन से अर्थ सरफेस तक आती है। सन से अर्थ सरफेस तक आने के लिए लाइट को 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं, और लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होता है वैक्यूम में और ईयर में। लगभग वैक्यूम और ईयर का स्पीड सेम कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अभी आगे चलता हूं, इस क्वेश्चन के अराउंड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको चिपका दिए। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि लाइट रेज चेंजेस देयर पाथ व्हाइल पासिंग थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बिल्कुल सही है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है? देखो, लाइट ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट का पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये एयर है, समझ लीजिए, वन मीडियम, दूसरा वाटर है। जब लाइट एक मीडियम से, ये नॉर्मल है, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की पास, जस्ट मिनट, पेन चेंज कर दूं मैं। लाइट जब एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, राइट? लाइट का पाथ क्या था? ये वाला लाइट का पाथ था, सीधी ऐसे चली जाती, मगर वो नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम जा रही है। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाती है, अपने रास्ते को चेंज कर देती है, डेविएट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डेविएट क्यों हो जाती है? देखिए, ये नॉर्मल है, अगेन सीधा रास्ता ये था, अब ये डेविएट हो गई। डेविएट इसीलिए होती है क्योंकि हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, जिसको हम ईयर भी बोल सकते हैं। वैक्यूम और ईयर लगभग सेम स्पीड होता है, राइट? तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है। जैसे ही वो किसी और मीडियम में जाए, अपने स्पीड को चेंज कर देती है, कम कर देती है, समझ लीजिए। तो वैसे ही एयर रेयरर मीडियम है, ज्यादा डेंस नहीं है। वाटर ज्यादा डेंस मीडियम है, तो ज्यादा डेंस मीडियम में वैसे ही जब चली जाएगी तो उसका स्पीड कम होगा, इसीलिए अपने रास्ते से वो हट जाती है। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने रिवर के अंदर कॉइन फेंका तो कॉइन आपको ऊपर दिखाई देगा, एक्चुअल में तो वो ज्यादा नीचे है, मगर दिखाई कैसे देगा? ऊपर दिखाई देगा। वो क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? कभी कभी जितने वाटर के एग्जाम्पल आपको दिए जाए, राइट, मतलब पानी के अंदर लकड़ी फेंक दो, राइट, पानी के अंदर कुछ भी फेंक दो, जुगाड़ है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर है? ओके, सो चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। बिल्कुल सही है, लाइट का पाथ एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाते वक्त डेविएट हो जाता है, क्योंकि हर मीडियम में अलग अलग स्पीड है, राइट? सो दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहले का एक्सप्लेनेशन दूसरे स्टेटमेंट में है। द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। क्लियर? चलिए आगे। While the curved rays of light is passing from one medium to another medium is known as, अभी बताया मैंने आपको,
कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट का जाना, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डबल डबल लिखा गया है, वो गलती से लिखा गया है, राइट। आपका ऑप्शन थोड़ा सा, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, वो टाइपिंग एरर है। ओके, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी देखिए। देखो, ये एक सरफेस है, ऊपर से लाइट आ गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब ये सरफेस उस रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, ये बनी रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रेज। अब इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी याद रखिए, यह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सेम रेज को उसी मीडियम में भेजा जाएगा रिफ्लेक्ट करके। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम के अंदर होता है। आर यू गेटिंग इट? चलो आगे। सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन, डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन। चलते हैं आगे। अब देखिए, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत वीआईएमपी है, बहुत ज्यादा वीआईएमपी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? क्या है? अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ओके, क्या होता है? सनराइज जब होता है ना, ओके, ओके, कुछ लोगों का कहना है कि मराठी में ले लो, मराठी में लेना चाहिए। क्या करूं? ओके, तो अर्ली सनराइज अँड डिले सनराइज म्हणजे उशिरा सूर्यास्त आणि सूर्य उगवलेला आपल्याला अगोदर दिसतो की सूर्य उगवला, आणि उशिरा दिसतं की सूर्यास्त झाला। हे कशामुळे? तर रिफ्रॅक्शनमुळे। म्हणजे ऍक्च्युअली उगवला तर अगोदर, राईट, आपल्याला अगोदर दिसतो की सूर्य उगवला, 2 मिनिटाचा गॅप असतो, जास्त नाही, राईट। हे कशामुळे? रिफ्रॅक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जे स्टार राहताना चमकत राहतात सारखे सारखे, कशामुळे चमकत राहतात? तर आपल्याला कधी डोळ्यावर लाईट जास्त येते तर कधी कमी येते, ते आहेत त्याच पोझिशन मध्ये आहेत, पण आपल्याला लक्षात येतं की कधी माझ्या डोळ्यावर लाईट जास्त यायली तर कधी कमी यायली। जेव्हा जास्त लाईट येते तेव्हा डार्क स्टार दिसतो, जेव्हा कमी लाईट येते तेव्हा मग तुम्हाला तेवढा डार्क दिसत नाही जेवढा अगोदर दिसायचा। हा डिफरन्स आहे। कशामुळे होतो हा डिफरन्स? की लाईट किती तुमच्या डोळ्यावर येते त्याच्यानुसार, राईट। हे होतं सर्व रिफ्रॅक्शन मुळे। आय थिंक मराठीमध्ये बरोबर बोलतोय का रे? हिंदी में ले लूं? हिंदी में ठीक है यार, चलो चलो चलिए आगे। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब समझ लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर जब लाइट की रेज आएगी ऐसे, ये फिर रिफ्लेक्ट होगा अंदर ही, फिर ये और रिफ्लेक्ट होगी अंदर ही, उस फाइबर के अंदर ही, फिर और रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे ही उसका रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर चलते रहेगा। इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, देन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, नहीं, द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर ये काम करता है। क्लियर है? हमारे डायमंड चमकने लगते हैं, क्यों चमकते हैं? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड क्यों चमकते हैं? कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकते रहते हैं, राइट। ये भी एग्जांपल आपका, डायमंड भी आपको रट के रखना है, बाकी एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये रट के रखना है डायमंड, उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर के बाद एक और एग्जांपल है जिसे बोलते हैं मिरेज, राइट। मिरेज क्या होता है? देखिए, एक हमारे पास डायग्राम है,
आप जब डेजर्ट एरिया में जाते हो ना, ये ट्री है, ये ट्री हमें इन्वर्टेड दिखाई देती है। क्यों इन्वर्टेड दिखाई देती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है समर में थोड़ा हॉट होता है, उसके वजह से ये जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से ये रेज अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, राइट, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। उस वजह से हमें ये जो ट्रीज है वो इन्वर्टेड दिखाई देती है। ये याद रखना है बस आपको। अब लास्ट समय पे एग्जाम्पल्स रट के रखने हैं। मेरेज किस चीज का एग्जाम्पल है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। डायमंड किस चीज का एग्जाम्पल है? राइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों एग्जाम्पल हमें अच्छे से रटे होने चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन हमने देखा है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीरेज इज फॉर्म ड्यू टू, व्हाट इज द आंसर? बताइए क्या है आंसर? वारवंटात पानी, हाँ बिल्कुल सही है। बताइए क्या आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है। यस, रिफ्रैक्शन नहीं, ये रिफ्रैक्शन है। ऑप्शन 3 जो है वो रिफ्रैक्शन है, राइट। ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो इसी वजह से होता है कि रेयरर मीडियम बनता है। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, आप ये समझ लीजिए कि अब लाइट रिफ्रैक्शन होगा मगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ भेजी जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये लाइट डेंसर मीडियम से निकली, रेयरर मीडियम के पास जाएगी तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो ये ज्यादा डाइवर्ट होगी नॉर्मल से, राइट। और रेयरर मीडियम बनाइए, डेंसिटी और मीडियम की कम करोगे तो ये और डाइवर्ट होगी ऐसे, और डेंसिटी कम करिए और डाइवर्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दीजिए, ऐसे डाइवर्ट होके होके फाइनली लाइट जो है ऐसे जाएगी, फिर और इंसिडेंट एंगल बढ़ाइए, फिर इधर चली गई, उसी मीडियम में, उसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो गई। क्लियर? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। चलिए, बाय विच इवेंट इज द वेव फॉर्म ऑफ लाइट कंफर्म? ओके, कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से हम वेव फॉर्म ऑफ लाइट बोलते हैं? वो है पोलराइजेशन, राइट। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? आजकल बहुत बोला जाता है कि इलेक्शंस को पोलराइज किया जा रहा है, ध्रुवीकरण बोलते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, लाइट को भी, लाइट तो पहले डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ रही है, राइट। अब एक पोलराइजर नाम की चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है? ये पोलराइजर है, वो लाइट को एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता है, अब्सेंट, अब्सेंट इन साउंड, साउंड के अंदर पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन हमेशा आपको लाइट के अंदर ही मिलेगा। चलते हैं आगे। When the light rays of a white goes through prism, the rays of a color contained in it or in the wave same occur, right? मतलब ये सिंपल ये बता रहा है कि मेरे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से मैं एक व्हाइट लाइट को पास करूंगा, व्हाइट लाइट को पास करूंगा तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में कन्वर्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में कन्वर्ट होती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्शन। क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन। अब देखिए, यहां मैंने आपको समझ में आने के लिए स्लाइड रखी, ये व्हाइट रेज है, राइट, इसको इंसिडेंट करवाया हमने प्रिज्म के ऊपर, तो ये 7 डिफरेंट कलर में चली गई, राइट। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर है पर्पल, इसे हम याद कैसे रखेंगे? विप ग्योर। वायलेट, राइट, वायलेट मतलब पर्पल, उसके बाद में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। अब इनके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का हो गया, राइट, जिसको हम पर्पल बोल रहे हैं, और सबसे कम डेविएशन जो हुआ है वो रेड का हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होगी, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो है वो आपके वायलेट कलर की होगी, राइट। मतलब रेड से नीचे वायलेट की तरफ जाओगे, पर्पल की तरफ जाओगे, तो आपका वेवलेंथ कम होते जाएगा, वेवलेंथ कम होते जाएगा और डेविएशन बढ़ते जाएगा। ये याद रखिए। ये सभी कहां से निकले हैं? एक ही व्हाइट कलर से। अब कल जाके आप यहां एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखोगे ऐसा, तो ये सभी कलर फिर कंबाइन होके व्हाइट कलर देंगे। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है किसी एक एग्जाम में। आप क्या करोगे? ये सीधा प्रिज्म है, इन्वर्टेड रखी है, फिर वो कंबाइन कर देगा 7 कलर को और उससे एक ही कलर बनाएगा व्हाइट, राइट। व्हाइट के बारे में और एक चीज याद रखिए, आप व्हाइट कलर को किसी भी कलर में रखोगे तो वो उसी कलर का बनता है, क्योंकि व्हाइट सबको रिफ्लेक्ट करता है, राइट। ब्लैक को किसी भी कलर में रखोगे तो वो ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, राइट। रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर को बोला जाता है प्राइमरी कलर। रेड, ब्लू और ग्रीन, इन 3 कलर को बोला जाता है प्राइमरी कलर। इन्हीं को मिक्स करके हम दूसरे कलर्स बनाते हैं, उनको बोला जाता है सेकेंडरी कलर्स, राइट। बाकी जो कलर्स है जैसे चान है, मैग्नेटा है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है इन 3 कलर का। ओके, चलिए आगे। Which of the following statement is true as per the rule used to remove the radiation of inner curve mirror? Right? If the emergency rays is parallel the main axis, then the reflected rays go through the main navel. मैं आपको सिंपल पहले लेंसेज बताता हूं, फिर आपकी पूरी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्या होता है लेंस? ये लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। ये केव है ना, कॉनकेव, क्लियर। केव जैसा दिखाई देता है, ऐसे देखिए, ये केव जैसा दिखाई देता है, इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस, और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, राइट। अब जो लाइट रेज यहां आएगी वो एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। जहां लाइट रेज आके कन्वर्ज होगी वो कौन करता है? आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉनकेव लेंस इनको डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर देता है ऐसे, राइट। तो एक्चुअल में ये नहीं मिलती है, इनको एक्सटेंड करके एक जगह मिलाते हैं, इनको एक्सटेंड करके एक जगह मिलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। एक्सटेंड करके एक जगह मिक्स कर लो तो ये बनता है वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस, राइट। फोकस क्लियर। सभी रेज कन्वर्ज होगी, वर्चुअली हो या रियल हो, उसको बोला जाएगा आपका फोकस। उसको क्या बोला जाएगा? फोकस। क्लियर है। अब इसी को मैं रिमूव करके बाकी चीजें भी लिख देता हूं। अब आएंगे मिरर के पास। मिरर, मिरर, मिरर भी 2 टाइप के हैं, एक कॉनकेव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका स्पीयर है, राइट। स्पीयर को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है, ऐसे ऐसे, राइट। तो ये कॉन्वेक्स बनता है और ये बनता है कॉनकेव, राइट। तो ये कॉन्वेक्स पे रेज ऐसी आएगी तो ये डाइवर्ज हो जाती है ऐसे, कॉनकेव पे रेज आएगी तो ये कन्वर्ज होगी ऐसे। क्लियर। अब इनका कहना क्या है? पहले वाला, द इफ द इमरजेंसी रेज इज पैरेलल टू द मेन एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रेज गोज थ्रू द मेन नेवल। मेन नेवल का मतलब होता है आपका फोकस।
पहली रेज पैरेलल है, ऐसी आ गई, ये एक्सिस होता है ऐसे, एक्सिस को पैरेलल रेज आ गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होके कहां मीट होगी, वो होगी फोकस के ऊपर। तो पहली चीज तो सही है, राइट। दूसरी चीज, इफ द इमरजेंसी रेज goes through the main navel then the reflected rays are parallel to the main axis। मतलब समझ लीजिए कि एक आधी रे आते वक्त फोकस के अलोंग इंसिडेंट हुई, समझ लीजिए ये फोकस है, ये फोकस है, रेज आते वक्त अलोंग द फोकस आ गई, तो रिफ्लेक्ट होते वक्त वो पैरेलल टू एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होते वक्त पैरेलल टू एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों लॉज है जो आपको याद रखने हैं। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। हाँ ब्लू रेड बिल्कुल सही है। हाँ राहुल, ब्लू रेड सीक्वेंस की नहीं, मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको कलर बता रहा हूं कि कितने कलर है, वो सीक्वेंस तो नहीं है, वो सही है, राइट। If the lens has a power -2.5 diopter then it is okay, diopter, ये D is a diopter, राइट। ये पावर का यूनिट है। पावर जो होती है वो होती है 1/फोकस, पावर जो होती है 1/फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ का मतलब होता है आपका मेन पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, राइट, मेन पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर रहता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये आपकी लेंस है, राइट, ये ऑप्टिकल डिस्टेंस है O, राइट, ये फोकस है, समझ लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, और 1/फोकल लेंथ इज पावर, राइट। फोकल, अब पावर गिवन है, हमें फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/पावर, पावर गिवन है 2.5, राइट, ये मीटर में है, राइट, मीटर में है, एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आएगा, 1000 डिवाइड बाय 2.5, यहां 0 दे दिया, ऊपर 3, 5 चौक 20, राइट, तो ये आएगा 400, तो ये बनेगा 40 सेंटीमीटर। आंसर इज 3, आंसर क्या होगा आपका 3, सही है। आर यू गेटिंग इट? हाँ या ना रे बाबा, बताओ फटाफट फटाफट। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज, कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10⁸ है, 8 पावर है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया जाता है म्यू से, जो होता है वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम। एयर के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸, मीडियम के अंदर कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸, 10⁸ गेट कैंसल, 3/1.5 इज 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? मीडियम के अंदर जब स्पीड कम होती है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ये भी याद रखिए। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम के अंदर जब स्पीड कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, स्पीड डिक्रीजेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। ये भी रिलेशन पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज व्हेन स्पीड डिक्रीज, दोनों का इनवर्स रिलेशन है, राइट। एयर और वैक्यूम, यहां वैक्यूम भी हो सकता है, डिपेंड। क्लियर? चलिए, आओ। A person can see a object clearly beyond 2 meter. The power of lens required to correct his vision is, okay, अब देखो 2 मीटर की बात कर रहा है तो पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू 1/2, राइट। 1/2 का मतलब होता है, ये फोकल लेंथ है तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, राइट, 0.5। अब 0.5 पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, तो आपका आंसर बनेगा 4। आप पूछोगे सर ये माइनस प्लस का जुगाड़ कहां से आया? देखो दोस्तों, माइनस प्लस का सीन क्या है, ये आपकी लेंस है,
राइट, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका फोकस कहां बनेगा, यहां, राइट, तो फोकस ये आ गया, तो ये फोकल लेंथ हो गई, एफएल मतलब फोकल लेंथ समझ लीजिए, या इसको एफ ही डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ। अब आपका ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव ये पॉजिटिव, राइट, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट पे पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट पे निगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग टाइप लेंस है, राइट। अब ये कहां यूज होती है आंखों के डिफेक्ट में, मैं इसी सेशन में मैं आगे आपको ये चीजें बताते रहूंगा। मैं ऊपर इसलिए देख रहा हूं कि मुझे मेरे सामने कमेंट्स है आपके, मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। चलिए, व्हाट क्रिएट द रेनबो इन अ स्काई, रेनबो देखा होगा आपने, दिख रहा है रेनबो, ये रेनबो बना कैसे, ये पूछ रहा है सवाल। ये रेनबो के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है वो वाटर ड्रॉपलेट है, राइट। तो बाहर से जो रेज आ चुकी है ये वाटर ड्रॉपलेट है, पहले तो बाहर एयर है अंदर वाटर है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम आएगा, तो यहां होगा रिफ्रैक्शन, राइट, अंदर आ गया पानी के ड्रॉप के अंदर लाइट रे आ गई, फिर यहां रिफ्लेक्ट होगी, तो ये आ गया रिफ्लेक्शन। अब यहां से बाहर जाएगी, अब ये रेज बाहर जा रही है तो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, सॉरी डिस्पर्शन। तो जो आपका रेनबो बना हुआ है 3 प्रोसेस से बना हुआ है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। क्लियर, बना किसके वजह से, वाटर ड्रॉप की वजह से, वाटर ड्रॉप नहीं होता तो शायद ना बनता। क्लियर, ये रेनबो मतलब 7 कलर दिखना। देखिए, व्हाट क्रिएट द रेनबो इन अ स्काई, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट ड्यू टू अ डस्ट, डिफ्रैक्शन ऑफ अ सनलाइट ड्यू टू अ रेन ड्रॉप। द आंसर इज 2, सही है। ओके, देखेंगे सौरभ, डोंट वरी। आगे, हाँ, इफ यू ऑब्जर्व द स्मूथ एफेनल स्टोन इन द पडल। अब मैंने आपको जितना बताया एक ही जुगाड़ है हमारा, याद रखिए जितनी सारी चीजें पानी की होंगी, वाटर, वो सभी रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स होंगे, सभी ये जुगाड़ है बिल्कुल। जो कुछ पानी के अंदर ऊपर दिखे, पानी के अंदर कुछ गिरा है ऊपर दिखाई दे रहा है, क्यों, रिफ्रैक्शन इज द रीजन, रिफ्रैक्शन की वजह से, कोई और रीजन होगा नहीं। क्या सही, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। सो रिफ्रैक्शन की वजह से पानी में चीजें ऊपर दिखाई देती है। तो आप देखिए, यू विल सी इट डीपर देन द एक्चुअल रूम इन द वाटर। ओके, एक्चुअल में मतलब जितना है उससे नीचे दिखेगा क्या, नहीं, ऊपर दिखेगा भाई। ओके, सो फिल ऑन द सेम रूम, नहीं, फिल लाइक इट इज अ नियर द टॉप सरफेस, राइट। तो आंसर होगा आपका 3 सी, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। द मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज मेड फ्रॉम, देखो फ्लाइंट ग्लास से बनते हैं, इनको ऑप्टिकल ग्लास भी बोला जाता है, ऑप्टिकल ग्लास, राइट, ऑप्टिकल ग्लास से बनते हैं। ऑप्टिकल ग्लास से क्यों बनते हैं, क्योंकि ये यूवी लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट को वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है उनको ट्रांसफर कर देगा, विजिबल रेज को ट्रांसफर कर देता है, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए फ्लाइंट ग्लास से आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनते हैं। प्रिज्म भी इन्हीं से बनता है, प्रिज्म भी इन्हीं से बनता है, फ्लाइंट ग्लास से। चलिए आगे, हाँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो पीडीएफ है, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, क्योंकि पीडीएफ के अंदर मैंने जितना कंटेंट ला सकता हूं उतना पूरा कंटेंट लाने की कोशिश की है। पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, उस लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे सेविंग मिरर में टॉर्च में कॉनकेव मिरर होता है, उसके बाद में सेविंग मिरर जो होते हैं उनमें दोनों होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी होता है, तो ये दोनों के एप्लीकेशन है। फिर ईएनटी डॉक्टर, वो नाक गसा थ्रोट वाला, वो डॉक्टर, उनके ऊपर वो हेड पे एक लाइट लगाते हैं, वो भी आपके कॉनकेव से ही बना हुआ है। टीथ डॉक्टर का हेड मिरर,
राइट, ईएनटी के बाद टीथ वाला डेंटिस्ट। उसके बाद में व्हीकल हेडलाइट, व्हीकल के हेडलाइट बनते हैं वो कॉन्केव से और कॉन्वेक्स से बनता है उसका बैकलाइट के लिए जो साइड लाइट होते हैं ना, सॉरी साइड मिरर जो होते हैं ना, वो बनते हैं कॉन्वेक्स से। क्लियर, कॉन्वेक्स से साइड मिरर बनते हैं और कॉन्केव से जो बनता है वो उसका हेड मिरर। सर्च लाइट, उसके बाद में सोलार कुकर, इनमें एप्लीकेशंस इनके होते हैं। उसके बाद में कॉन्वेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल, मोटरसाइकिल एंड कार साइड मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आज आते जाता है। क्लियर है, चलो आगे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड इज हाईएस्ट। था क्या, सबसे कम डेविएट जो था वो रेड ही हो चुका था, ये प्रिज्म था, राइट। जब प्रिज्म से लाइट निकली सबसे ऊपर रेड थी, मतलब सबसे कम डेविएट हुई, और सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली वॉयलेट थी, राइट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सबसे कम रेड डेविएट होती है, सबसे ज्यादा वॉयलेट डेविएट होती है। देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज द हाईएस्ट, वॉयलेट की लोवेस्ट होती है और रेड की हाईएस्ट होती है, राइट। रेड की हाईएस्ट होती है, वॉयलेट की लोवेस्ट होती है। चलिए, दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। व्हाट इज द रमन रिजल्ट, राइट। रमन रिजल्ट देखो, वैसे तो ये 2014 वगैरह काफी पुराना क्वेश्चन है, राइट। रमन रिजल्ट आजकल कहीं पूछा नहीं जा रहा है, तो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, रमन मैक्स सॉरी सीवी रमन, इनका रिजल्ट है ये, जब लाइट इंसिडेंट होती है, राइट, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड जो स्पेक्ट्रम है, इनमें कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पाई गई, इनमें जो सर्च हुआ तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सर्च हुआ, जिसको हम बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रम, राइट। तो उन्होंने क्या किया, टू द इरिवर्सिबल एसोसिएशन ऑफ फोटोन मॉलिक्यूल, इनके ऊपर वो उनका रिसर्च था, राइट। मैं ज्यादा रमन इफेक्ट में अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही रियरली पूछा जाने वाला सवाल है। बस आप इतना याद रखिए कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ये रमन जी का इफेक्ट है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द रेज कमिंग इन, देखो ये ह्यूमन आई है। अरे लाइट चली गई, हाँ ये देखिए, ये ह्यूमन आई है, हमारी आंखें। ये जो लेंस है वो कौन सी लेंस है, आप मुझे कमेंट में बताइए, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होती है, आदमी के आंखों में जो लेंस होगी वो कॉन्वेक्स लेंस होगी। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ये सिलेरी मसल जो है उस लेंस को कम ज्यादा कर रही है, ऊपर नीचे लेंस को ऑपरेट करने का काम। आप कभी देख लीजिए कि उसके बाद में ये हमारा व्हाइट कलर दिखाई देता है, ये राइट, वो व्हाइट कलर है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, राइट। ये ऊपर वाला लेयर जो दिखाई देता है वो कॉर्निया एक है क्या, इसमें नहीं है। वो एक डायग्राम ऐड की थी यार, दिखाई नहीं दे रही है, शायद वो चली गई, राइट। सो एक कॉर्निया है, आंखों के ऊपर वाला जो लेयर होता है ये कॉर्निया है। तो सबसे पहले जब लाइट एंट्री करती है ना, तो इस कॉर्निया के थ्रू एंट्री करती है। ये भी पूछा जाता है कि लाइट कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन में जाती है, बाहर एक अलग मीडियम है, कॉर्निया से वो मीडियम चेंज कर रही है, तो पहला रिफ्रैक्शन लाइट का कॉर्निया पे हो रहा है, ये कॉर्निया है, राइट। जैसे ही कॉर्निया से अंदर लाइट एंट्री करेगी, ये पुपिल है, राइट। सबसे ये अंदर वाला जो ब्लैक स्पॉट है ना, उसको पुपिल बोलते हैं। उसके बाद में आइरिश आता है, उसके साइड वाला 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला व्हाइट लेयर होता है, उसके अंदर एक डिफरेंट कलर का लेयर होता है, जैसे ऐश्वर्या राय है, उनका ब्लू वाला कलर है, ब्लू आंखें है उनकी, आपने शायद नोटिस किया नहीं होगा तो कर लीजिए। वो आंखों का कलर है ना, वो आइरिश का कलर होता है। हमारे आइरिश का कलर मतलब आंखों का कलर होता है, राइट। पुपिल जो है वो सबसे अंदर वाला जो डॉट दिखाई देता है ना, वो पुपिल है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वहां से अंदर जाती है। क्लियर, वहां से लाइट क्या करती है, अंदर जाती है, और उस पुपिल के साइज को कम ज्यादा करने का काम करता है आइरिश, राइट। बहुत डार्क लाइट हो, बाहर आप आगे दोपहर 12 बजे बहुत ज्यादा लाइट होगी, तो हमारे आंखों में कम लाइट जानी चाहिए, नहीं तो ज्यादा आंखों में लाइट चली गई तो अंदर वाले जो सेल्स वगैरह है वो बंद हो जाएंगे,
फिर बर्न होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जब लाइट ज्यादा है तो पुपिल की साइज कम होनी चाहिए, लाइट कम है तो पुपिल की साइज बढ़नी चाहिए, राइट। तो पुपिल की साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिश। पुपिल की साइज को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब अंदर कितनी लाइट आएगी इसको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? तो आइरिश का काम है कि लाइट अंदर आते वक्त कंट्रोल करना। पुपिल की साइज कम ज्यादा होती रहती है। जैसे आप थिएटर के अंदर अंधेरे में चले गए तो तुरंत दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि पुपिल को बड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगता है। कॉन्वेक्स मिरर है, ये रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज क्रिएट होती है, बनती है इमेज। जब लाइट रेज बाहर से आती है, ये लाइट रेज है बाहर से आएगी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करती है, तो ये लाइट को हमारे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करेगी। जब हेल्दी आई होती है तो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, और ये इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड मतलब रिवर्स, उल्टी। तो आप बोलोगे सर हम उल्टा देखते हैं क्या? नहीं रे बाबा, ब्रेन जो है उसको सीधा कर देता है ना, ब्रेन का काम है, ऑप्टिक नर्व्स है ना, वो ब्रेन को सिग्नल लेके जा रही है, तो इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने का काम हमारा ब्रेन करता है। क्लियर है? तो इमेज क्रिएट तो हमारे रेटिना पे हो रही, रेटिना के पहले इमेज क्रिएट होगी तो डिफेक्ट होगा आई में, जिसको बोलते हैं मायोपिया। ओके, रेटिना के बाद में होगी तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दोनों डिफेक्ट है, अंदर भी इमेज बन गई, यहां कन्वर्ज हो गई लाइट तो भी डिफेक्ट है, बाहर कन्वर्ज हो गई तो भी डिफेक्ट है। क्लियर? इसे बोलते हैं मायोपिया। भाई स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है रे मेरे क्लास में, ये हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? मायोपिया में जो है वो नजदीक का अच्छे से दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है सही से। जो मेरी आंखें है, नजदीक का तो अच्छे से देख पाती है, दूर का देखने में दिक्कत आती है, वो मायोपिया नाम का डिसीज है, राइट। इन पे क्वेश्चन पूछे गए, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे। हाइपरमेट्रोपिया मतलब नजदीक का दिखाई नहीं देता है, दूर का अच्छे से दिखाई देता है। कैसे? अब देखेंगे आगे, मैं बताने वाला हूं इनकी सॉल्यूशन, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आयरिश। ठीक है, आयरिश इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलू। पुपिल क्या करता है? कम ज्यादा साइज होती रहती है, और लेंस की साइज को, लेंस के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ये सिलेरी मसल्स, राइट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अभी देखोगे इस पर कितने क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए आगे। व्हाट इज द क्लियर विजन रेंज ऑफ अ कॉमन हेल्दी ह्यूमन आई? देखो, आप जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को आपके सामने रखते हो तो कितने दूरी पर क्लियर दिखाई देने के लिए रखना चाहिए? वो दूरी है 25 सेंटीमीटर, राइट। मतलब हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसको हमें 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिनिमम रखना पड़ेगा, उसके पहले रखेंगे तो दिखने में दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर है 25। आप पूछोगे सर मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे रख सकते हैं? वो इंफिनिटी है, राइट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है वो आपका इंफिनिटी है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, फार पॉइंट जो है आपका इंफिनिटी होता है, और नियर पॉइंट जो है वो नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर? बिल्कुल सही है 3 वाला। चलिए आगे। विच आई इफेक्ट ऑकर ड्यू टू सम लेंथ ऑफ आई स्पीयर? देखो, आई स्पीयर की लेंथ को कम ज्यादा करने की वजह से, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? विच आई इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू सम लेंथ ऑफ आई स्पीयर, मतलब आई स्पीयर के अंदर की लेंथ को कम ज्यादा होने की वजह से कौन सा होगा? बताइए, कटाकट 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 कटाकट। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
व्हाट इज द आंसर? ओके 1 बिल्कुल। अब देखो क्यों, देखिए मिरेज इज विजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, फिर आगे वापिस आए के पूरे डिफेक्ट पे आएंगे, मैं पूरे डिफेक्ट्स आए के एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मिरेज इज विजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड अपवर्ड कर्वेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट रेज के इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ये मैंने आपको बताया है। चलो ये ऑलरेडी हो चुका है मिरेज। हाँ, if the transparent screen of a doll of a human eye is not spherical properly, then the defect that arises is called astigmatism। अब देखो क्या होता है ह्यूमन आई के डिफेक्ट को, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है आई का, वो क्या करता है, कन्वर्ज करके इसने पूरा जो है वो इमेज बनाना चाहिए रेटिना के ऊपर। सबसे पहली चीज रेटिना के ऊपर इमेज बनाना चाहिए, मगर कभी कभी क्या होता है ये इमेज रेटिना के पहले बनता है, इसको बोलते हैं हमने मायोपिया। ओके, रेटिना के बाहर बना तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? अब इनको दूर कैसे किया जाए इन डिफेक्ट को? ये मायोपिया है ना, उनमें उसमें अंदर इमेज बन रही है, उसको मुझे कहां शिफ्ट करवाना है? उसको शिफ्ट करवाना है मुझे रेटिना के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक तरह की यहां कॉन्केव लेंस यूज करता हूं, एक तरह की कॉन्केव लेंस मैंने यूज की। अब कॉन्केव लेंस क्या करती है, लाइट रेज को डाइवर्ज करती है। तो ये लाइट रेज है आ गए यहां, अब ये डाइवर्ज हो गए, राइट? डाइवर्ज होने के बाद अब ये लेंस पे आएंगे, लेंस पे आने के बाद फिर अब ये थोड़ा सा दूरी पे जाके रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होंगे, राइट? तो आपको मायोपिया नाम का डिसीज, जिसके अंदर आपको क्लियरली नियर का जो ऑब्जेक्ट है, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ओके, और ब्लर जो है वो फार वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, फार वाला ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है और नियर वाला क्लियर दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए आप ऐसा चश्मा यूज करोगे जिसमें कॉन्केव लेंस यूज हो। अब हाइपरमेट्रोपिया में वो बाहर कन्वर्ज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा नजदीक लेके आना है, मतलब कन्वर्जिंग पावर मुझे बढ़ानी है। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मैं यहां एक कॉन्केव और मिरर यूज करता हूं, लेंस यूज करता हूं। कॉन्केव लेंस की वजह से ये और ज्यादा कन्वर्ज होगा। कहां चला गया यार, ये व्हाइट वाला लेता हूं। अब ये ऐसे कंटिन्यूअसली कन्वर्ज होके होके रेटिना पे आके कन्वर्ज हो जाएगा। क्लियर है? ये हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग डिस्टेंस का क्लियर दिखाई देता है, फार वाला क्लियर दिखाई देता है और नियर वाला ब्लर दिखाई देता है। क्लियर है? ओके। और अस्टिग्मेटिज्म क्या है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे जो लेंस है ना, वो लेंस जो है वो अपना शेप चेंज कर लेती है, राइट? उसको अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया का मतलब क्या होता है कि एज ज्यादा होने की वजह से हमारी आई की कन्वर्ज करने की पावर कम हो गई। अब आई की कन्वर्ज करने की पावर कम हो गई तो दूर पे कन्वर्ज होगा, मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, राइट? तो आपको नजदीक वाला, बूढ़े लोग देखिए, बूढ़े लोग क्या करते हैं, नजदीक वाला दिखने में उनको प्रॉब्लम आता है, दूर का तो ठीक है, वो ज्यादा एज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर? ये ज्यादा एज वाले को होता है, ओल्ड एज वालों को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? ओल्ड एज वाले के लिए ये दिक्कत है। ये पूरा यहां आपके जितने आई के डिसीज है उनके प्रॉब्लम्स, राइट, क्या होते हैं वो, और उनके ऊपर के सॉल्यूशन, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये है एस्टिग्मेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, एस्टिग्मेशन में आपकी जो आई है वो क्लियरली फोकस कर नहीं पा रही है लाइट रेज को, हमें एक जगह पे फोकस करवाना है, ऐसे एक जगह पे, तब हमें क्लियरली इमेज दिखेगी। मगर एक्चुअल में ऐसे नहीं हो रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा है, तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोकस होने की वजह से दिक्कत आती है, मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा। और ये हो क्यों रहा है, ये कॉर्निया के वजह से प्रॉब्लम होता है, राइट? कॉर्निया और ये आई की लेंस है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तब जाके ये इश्यूज हो रहा है। क्लियर है?
और कैटरेक्ट का एक ऑपरेशन होता है, आंखों का ऑपरेशन करते हो आप, तो क्या करते हो, हमारी जो लेंस है ना वो खराब हो जाती है, तो उस लेंस को आप आर्टिफिशियली चेंज कर लेते हो, दैट इज द रीजन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख देता हूं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लेने वाला, सेम क्वेश्चन है। देन हाँ, द पावर ऑफ पार्टिकल इज द क्वांटिटी एंड इट्स मास, राइट। अब देखो, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, हमारे पास 3 रेज है, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। सबसे ज्यादा मास अल्फा का है, सबसे ज्यादा मास अल्फा का है, बीटा का मीडियम है और गामा का लोवेस्ट है, राइट। इसकी स्पीड लोवेस्ट है, अल्फा की लोवेस्ट स्पीड है, बीटा की मीडियम है, गामा की सबसे हाईएस्ट होती है, मास लोवेस्ट स्पीड हाईएस्ट, पेनेट्रेशन सबसे ज्यादा गामा का होता है, हाईएस्ट पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन पावर हाईएस्ट होती है, एनर्जी हाईएस्ट होती है, पेनेट्रेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, मास लोवेस्ट होता है, राइट। और वही अल्फा में एग्जैक्टली रिवर्स है, गामा के मास ज्यादा होगा, ओके, लोवेस्ट पेनेट्रेशन पावर होगी, लो एनर्जी होगी, राइट। अब इन्हीं से रिलेटेड वो सवाल बना हुआ, कैसे देखिए, हाँ, द पावर ऑफ अ पार्टिकल इज द क्वांटिटी ऑफ इट्स मास, बिल्कुल सही है, पावर देखो मास से रिलेट कर रही है। देन यहां देखिए, मास और यहां मास, यहां हाईएस्ट था, यहां लोवेस्ट था, मगर यहां एनर्जी हाईएस्ट थी, यहां एनर्जी लोवेस्ट थी, एक तो बिल्कुल सही है ये वाला। द वैलिडिटी पावर स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन ड्रिलिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट, सही है, राइट, दोनों सही है। मैंने बोला है कि सबसे अल्फा की पावर कम होगी, उससे ज्यादा बीटा की होगी, उससे ज्यादा गामा की होगी, तो दोनों सही है। अब देखिए कहां है, बोथ ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, क्लियर। चलिए, एनी which rays do onion and potatoes hit to prevent the eggs from bursting, बताइए कौन से रेज का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में कौन से रेज का यूज किया जाता है, गामा, बिल्कुल सही है, गामा रेज आर यूज फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए गामा रेज का यूज होता है, राइट। ये थोड़ा सा समरी मैंने आप सभी के लिए रखी है, क्योंकि ये रेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए, इन रेज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव, देखो इसमें वेवलेंथ कम कम होते जा रही है, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, उनमें विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीन। इनकी डिस्कवरी किसने की, वो भी है, विजिबल की न्यूटन ने, अल्ट्रावायलेट की राइटर ने, एक्स रेज की रॉन्टेंग ने, गामा की बैक्वेरेल ने, राइट। इनका किसने डिस्कवरी किया ये भी लिखा हुआ है, और ये कहां कहां यूज होता है ये भी लिखा हुआ। हमारे घर के माइक्रोवेव ओवन होता है, वो हीटिंग के लिए यूज होता है, सबको पता है, उसका भी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक बार पूछा गया है। उसके बाद में इंफ्रारेड कहां होती है, रिमोट एंड मेटल डिटेक्शन में, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज होता है, डिटेक्टिंग फ्रैक्चर में एक्स रेज, राइट। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूवी लाइट का यूज करते हैं डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके। गामा रेज को हम, जो रेडियोथेरापी होती है ना, कैंसर की जब ऑपरेशन होता है उसके बाद में एक रेडियोथेरापी होती है, उस रेडियोथेरापीज में हम गामा रेज का यूज करते हैं, क्लियर। चलिए, द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय जेंटली हिटिंग द रेज ऑफ गामा, राइट, नो डाउट, अब भी हुआ है। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, रेडियो वेव्स सभी जगह
फार्माकोलॉजी में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तीनों जगह यूज किया जाता है, उसमें कोई नहीं। वैसे तुक्का मार लेते तो भी एडजस्ट हो जाता है यार, तुक्का मार लेते तो भी हो जाता। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या होता है, जब आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि कहाँ तुक्का मारना है, कितना मारना है और क्या लिख के आना है। क्लियर? तो आप तुक्का मारते वक्त भी ऐसी जगह ऑल ऑफ दीज आया ना तो आराम से लगा के आइए, गलत नहीं होगा। चलिए आगे। हाँ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अल्ट्रा स्मॉल रेडियो फर्निस? राइट, देयर इज नो फ्लेम, वेव है। आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी फ्लेम देखा है क्या? नहीं, वो वेव्स है। राइट, तो वेव है, इसका मतलब वहां कोई फ्लेम नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, द न्यूट्रिएंट ऑफ द सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रॉय इन अ स्मॉल क्वांटिटी। आप देखो माइक्रोवेव ओवन का भी यूज करोगे तो भी आपके न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। कुछ तो डिसएडवांटेज होगा यार, कुछ ना कुछ तो होगा, उनमें से एक है फिजिकल चेंजेस इन द फूड। कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। क्या फिजिकल चेंज होगा? राइट, क्या फिजिकल चेंज? कुछ फिजिकल चेंजेस नहीं होते। आप माइक्रोवेव ओवन का यूज करके देख लीजिए। उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट, हाँ बिल्कुल, हीट करोगे तो जितना इंफेक्शन वाली बैक्टीरिया वगैरह थी वो मर जाएगी। राइट, वो तो ठीक है। तो तीनों सही है, इसके लिए भी आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन, ए बी एंड डी इज करेक्ट, ए बी एंड डी इज करेक्ट। क्लियर? द मेथड ऑफ ट्रीटिंग कैंसर विथ द हेल्प ऑफ एक्सरे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, रेडियोथेरापी बोला जाता है। इसका प्रॉपर नाम है रेडियोथेरापी। राइट, वो कैंसर के बाद की जाती है। देखो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, जो कुछ बोलते हैं हम कैंसर का, राइट, वो साइड में वैसे ही रहता है। जब आप रेडिएशन करवाते हो ना, तो रेडिएशन करवाने के बाद जो सेल्स बची हुई है कैंसर वाली, उनको किल किया जाता है। राइट, वो कैंसर के बाद की आफ्टर ट्रीटमेंट होती है, जिसको हम रेडियोथेरापी बोलते हैं। और उसमें एक्सरेज का यूज होता है, ये याद रखना है, एक्सरेज का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड इन सिटी स्कैन, राइट, सिस्टम ऑफ अ मॉडर्न मेडिकल इमेज टेक्निक? राइट, तो क्या होता है? एक्सरे रेडिएशन। साउंड वेव्स कौन सी होती है मैंने बताई है, मैकेनिकल, जिनके लिए मैकेनिकल वेव, जिनके लिए मीडियम की जरूरत है, मीडियम रिक्वायर्ड। राइट, कल देखेंगे साउंड के क्वेश्चन। सो एक्स रेडिएशन, एक्स रे जिसको बोल सकते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? कौन सा बनाया उन्होंने? रेडियम बनाया है। रेडियो एक्टिव जो है वो रेडियम की डिस्कवरी की है। किन्होंने? मैरी ने। राइट, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये मैडम जी दोनों जगह नोबेल प्राइज लेके चली गई, केमिस्ट्री का भी लेके चली गई और फिजिक्स का भी लेके गई। और इन्हीं के नाम से हम रेडियो एक्टिविटी का यूनिट लिखते हैं। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, एक तो क्यूरी है, दूसरा बैक्वेरेल्स है, स्पेलिंग की अगेन कोई गारंटी नहीं, और थर्ड है रुदरफोर्ड। कुछ लोगों को एक ही याद होगा, क्यूरी, मगर ये तीनों रेडियो एक्टिविटी के यूनिट है। राइट, चलिए आगे। व्हाट रेज डू वेजिटेबल लाइक पोटैटोज एंड ओनियन हीट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अ स्पॉट? बताइए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंट फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है यार। कौन सा? ग्यामा, बिल्कुल सही है। ग्यामा रेज, ग्यामा रेज बिल्कुल सही है। ग्यामा के बारे में मैंने वही बताया आपको कि इसकी एनर्जी हाई है, मास लोवेस्ट है, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। क्लियर? किसी भी आपके पास एक न्यूक्लियर फ्यूल है, ओके, यूरेनियम है समझ लीजिए, इससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर जो है वो 4 से कम होता है। मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है जब वो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देता है। जब वो बीटा पार्टिकल को इमिट कर देगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है और मास नंबर नो चेंज,
नो चेंज, राइट। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गामा को इमिट करता है तो उसका मास नंबर भी चेंज नहीं होता और उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता है, याद रखेंगे। अल्फा को इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम हुआ। बीटा को इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा और मास नंबर एज इट इज रहा। गामा को इमिट किया तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज अ मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, याद रखिए। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रखेंगे। क्लियर? और यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग एंड यूरेनियम डेटिंग, ये किसी चीज का एज फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग, आपको किसी चीज का एज फाइंड आउट करना है तो कार्बन और यूरेनियम डेटिंग का यूज होता है, राइट। वो हाफ लाइफ के कंसेप्ट से यूज होता है। हाफ लाइफ का सिंपल मीनिंग है कि समझ लीजिए अब भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 100% है, उसको 50% होने के लिए कितना समय लगेगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम किसी ट्रीज का या कोई एनिमल, किसी ट्रीज का या कोई रॉक वगैरह जो है, राइट, तो उनका एज कितना हुआ फाइंड आउट करते हैं, उसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का C14 आइसोटोप यूज किया जाता है। कौन सा आइसोटोप? C14। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एमपीएससी में नहीं मगर बाहर के एग्जाम में। C14 इज आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज फॉर कार्बन डेटिंग, राइट, याद रखेंगे। तो कार्बन एंड यूरेनियम डेटिंग एज फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। यूवी रेज कैन नॉट पास थ्रू, देखो यूवी रेज ग्लास से पास नहीं होती है क्योंकि ग्लास उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रेज ट्रांसफर हो सकती है। तो योर आंसर इज ए, राइट। अल्फा पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय, किन्होंने डिस्कवर्ड किया है अल्फा पार्टिकल्स को, बताइए। हु डिस्कवर्ड अल्फा पार्टिकल? हु डिस्कवर्ड अल्फा पार्टिकल? किन्होंने डिस्कवर किया है अल्फा पार्टिकल को? रुदरफोर्ड, ग्रेट। रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को डिस्कवर किया। रुदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट भी है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। चलिए आगे। द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन कवर्ड अराउंड अवर अर्थ इंक्रीजेस द पब्लिशिंग ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन। देखो ये जो है वो हमारा ओजोन है। ओजोन क्या है? एक गैस है जिसको हम O3 बोलते हैं, राइट। ये हमारा अर्थ है। सन से अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन आती है, कौन सी? यूवीसी रेडिएशन, राइट, अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन। इनको बाहर के बाहर ही रखने का काम ओजोन करता है। अर्थ सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं आने देने का काम ओजोन करता है। ये अर्थ सरफेस पे आएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर वो सेल्स को किल करके कैंसर करवा सकते हैं, इसीलिए हम इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नीचे नहीं आने देते हैं, राइट। ओजोन का वही काम है उनको आने नहीं देना। क्लियर? ये ओजोन का काम। ओजोन गैस है O3। अब इसके लेयर की थिकनेस कम हो रही है ओजोन गैस की, उसको बोला जाता है ओजोन डिप्लेशन, और उस डिप्लेशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। क्लियर? आजकल ये लेयर जो है ओजोन का वो रिकवर कर रहा है, राइट, मॉन्टेग्रो प्रोटोकॉल से। Which of the following is used to sterilize ear in surgery? अब बताइए कौन सा आंसर है? ईयर को स्टेरिलाइज करना सर्जरी के अंदर। फटाफट फटाफट चाहिए यार आंसर, अब लास्ट का कुछ समय बाकी है। बताइए
यस, चलिए बिल्कुल सही है सबका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिजायरेबल टू चेक द प्यूरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? ओके, कौन काम करता है? यूवी रेडिएशन, राइट। ये डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए काम यूज होता है, डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूवी रेज आर यूजफुल ऑन माइनर ट्यूमर? बिल्कुल नहीं, यूवी रेज का यूज नहीं होता है। वो कौन से रेज का यूज होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, राइट। देन इंफ्रारेड रेज सेपरेट द केमिकल सब्सटेंस? बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं है। योर आंसर इज बोथ आर नॉट, दोनों नहीं है। देन रेज डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड? गामा रेज की कोई अभी तक स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, सो गामा रेज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। चलिए आगे। एक्स रेज आर मेनली इमिटेड इन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम बाय विच ईयर? देखो, एस्ट्रोनॉमी में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि एक्स रेज अर्थ सरफेस की तरफ आती है, उसके लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम डेवलप करते हैं, वो पूरा चेक करने के लिए, राइट। उसमें हॉट ईयर का यूज होता है और उन्हीं हॉट गैसेस का यूज होता है और उन हॉट गैसेस से एक्स रेज इमिट होती है। क्लियर, हॉट गैसेस। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स? ओके, रेडियो वेव्स का स्पीड लाइट की इतना। चलिए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल इज नॉट करेक्ट? मेटल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। द सरफेस ऑफ मेटल इज शाइनिंग? हाँ, बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है। मेटल्स आर डक्टाइल एंड फाइब्रस। ओके। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स फ्लोज फ्रॉम मेटल? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम की जरूरत है ही नहीं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, राइट। मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मेटल का तो सवाल ही नहीं आता है। तो आंसर इज 4। आपने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मेटल, राइट। सो आंसर इज 4। व्हाट इज अ ब्रीफ टर्म्स ऑफ अ वर्ड लेजर? राइट, हमने रूबी लेजर सुना है, वो सॉलिड लेजर है, ये भी याद रखोगे आप। दूसरा CO2 का लेजर बनता है, वो गैस लेजर है, राइट। तो स्टील वगैरह के कटिंग के लिए लेजर हम यूज करते हैं। लेजर का सही लॉन्ग फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, राइट। कटिंग वगैरह के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। आजकल क्या होता है, किसी सैटेलाइट को भी आपको टारगेट करना है तो आप लेजर छोड़ते हो, लेजर से पॉइंट आउट करते हो, फिर वहां से रिफ्लेक्टेड लेजर आता है, उसके हिसाब से वो टारगेट होता है। क्लियर। तो लेजर आजकल मल्टीपल पर्पस में यूज हो रहा है, तो उसका लॉन्ग फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। चलिए, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ लेजर इज कॉल्ड? लीडर बोलते हैं उसका। लीडर एक टेक्निक है, मैंने जो बोला है आपको कि बिल्कुल वो सरफेस पे जाएगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा, उस हिसाब से आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हो। सेट, आप बिल्कुल मतलब एनिमीज को भी लेजर से टारगेट कर सकते हैं, राइट। उस टेक्निक का नाम है लीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैन बी यूज टू कट द स्टेनलेस स्टील इनटू अ पीस? CO2 का लेजर मैंने अभी बताया है, राइट। इसे गैस लेजर बोलते हैं। दूसरा रूबी लेजर इज सॉलिड लेजर, राइट। ये सही है, नॉट ट्रू बोला है। द रेजोनेंस इमेजिंग MRI टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रिमूव द इमेज इन द ब्रेन एंड इमिशन एक्शन इज नॉट यूज्ड इन इट? बिल्कुल सही है, MRI का काम ही वही है। शायद मेडिकल टर्म में सभी को पता होगा MRI क्यों निकाला जाता है। रडार सिस्टम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एनिमीज मिसाइल, राइट। आजकल रडार वगैरह काफी न्यूज में है यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से। उसके बाद में सोनार, सोनार जो है वो साउंड के लिए, कल देखेंगे इसके बारे में, साउंड के लिए यूज होता है। हम सोनार का यूज वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर उसकी गहराई मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो सोनार इसका सही आंसर होगा, राइट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को पिक करना है। तो सोनार जो है वो समुद्र की गहराई के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। चलिए आगे। द मून लुक बिग व्हेन इट नियर द हॉरिजॉन, दिस इज बिकॉज ऑफ। देखो, मून जब हॉरिजॉन के पास होता है ना, राइट, तो बिग दिखाई देता है, ये बोला जाता है, मगर वैसा कुछ भी नहीं होता है।
राइट, जितने साइज का है उतने ही साइज का होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हैलोसिनेशन। हैलोसिनेशन का मतलब क्या होता है कि चीजें एक्चुअल में वैसी है ही नहीं जैसे फील हो रही है, उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। मतलब कुछ टाइप का आप एपरेंट बोलिए कि चीजें वैसी नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। क्लियर? बिप्रीन वैल्यू ऑफ अ वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन, ओके, फ्रांसल बिप्रीम, सॉरी फ्रांसल बायप्रिज्म। फ्रांसल बायप्रिज्म का है क्या, देखो दो प्रिज्म है, ये वाला एक प्रिज्म और ये दूसरे वाला प्रिज्म, ये दोनों प्रिज्म है, एक के ऊपर एक रखे गए। ये सबसे ज्यादा एंगल है, लगभग 179 होता है, और ये हाफ हाफ डिग्री होता है, ऐसे प्रिज्म है समझ। ओके, ये एंगल जो है 179 डिग्री लगता नहीं है मगर है। अब समझने के लिए क्या, ये हाफ डिग्री होता है, ये हाफ डिग्री होता है, राइट। तो प्रिज्म के तीन एंगल होते हैं, उनमें से वन एक 179, दूसरा हाफ हाफ डिग्री होता है, ये याद रखिए, राइट। इससे इंटरफेरेंस किया जाता है, मतलब दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन, मतलब एक जगह लेके आते, डार्क और लाइट स्पॉट इनसे बनता है, राइट। ये क्वेश्चन, अब देखो सभी क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल है, आपको उतना करना भी नहीं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर करनी है। क्लियर? अब इन्होंने क्या पूछा है, वेवलेंथ किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब लाइट जहां से आ रही है उन सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस उस पे भी करती है, फ्रिंज विड्थ पे भी करता है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, आईपीस एंड टेलीस्कोप इन पे भी करता है। तो इनका आंसर ऑल ऑफ दीज है, मगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको टाइम बीइंग के लिए इसको रट के रखना है। अब लास्ट के 10 एक दिन है तो पूरा कंसेप्ट तो आप कर नहीं सकते, अब लास्ट के दिनों में कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ये इंटरफेरेंस के लिए यूज होता है, ये याद रखेंगे, लाइट और डार्क स्पॉट, ओके, लाइट और डार्क स्पॉट इनसे बनता है ये, और सबसे ज्यादा डार्क वाला यहां सेंटर पे बनता है, ये एक याद रखोगे, बस तीन चीजों याद रखोगे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, राइट। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज के मैं कुछ जुगाड़ बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं वो जुगाड़ आपको बता रहा हूं। ये कौन सी लेंस है, पहले तो मैं प्लेन मिरर से शुरुआत करता हूं, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, 5 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा मैं। ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारे घर में जो आईना होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल का आईना, उसको प्लेन मिरर बोला जाता है। ये हम यहां खड़े हैं, प्लेन मिरर में देख रहे हैं, राइट, तो इमेज पीछे की तरफ बनेगी, इमेज पीछे की तरफ बन रहेगी। कहां बनेगी, जितना आगे हम मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे मिरर इमेज बन रही है, जितना आगे हम मिरर से है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन रही है। एक, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी। दूसरा पॉइंट फटाफट लिख लीजिए, प्लेन मिरर में जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतने दूरी पे इमेज बनेगी, राइट। इमेज जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, राइट, और इरेक्ट है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी, राइट, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी, मतलब ऐसा खड़े जैसे खड़े हैं वैसे ही, और लैटरली इन्वर्टेड है, लैटरली इन्वर्टेड है। इरेक्ट मतलब मैं खड़ा हूं, मेरा ऊपर हेड है, इमेज का भी ऊपर हेड रहेगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, मेरा राइट, ये वाला मेरा राइट है तो इमेज का इधर के साइड में लेफ्ट होगा, राइट, मेरा राइट इमेज का लेफ्ट, इमेज का लेफ्ट मेरा राइट, राइट, जिसको बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड, इमेजिनरी इमेज बन रही है। क्लियर? आ गया समझ में? जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पे इमेज होगी, राइट। मैं जब सामने आ रहा हूं तो इमेज भी सामने आती है, तो फील होता है कि डबल स्पीड से आ रही है। मैं v स्पीड से जा रहा हूं तो इमेज डबल स्पीड 2v से आ रही है, राइट। ये पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं आपको फटाफट फटाफट। क्लियर है? राइट। और मुझे पूरा देखना है अपने आप को मिरर के अंदर, मुझे अपने आप को पूरा मिरर के अंदर देखना है, तो मेरे आधे हाइट का मिरर होना चाहिए, राइट। मेरी 6 फुट हाइट है तो मिरर 5 फुट का, सॉरी 3 फुट का होना चाहिए, तभी मैं अपने आप को पूरा उस मिरर के अंदर देख पाऊंगा, वरना नहीं देख पाऊंगा। इतने हमें प्लेन मिरर के बारे में याद रखना है। प्लेन मिरर का सिंपल मीनिंग है मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो मिरर है वो,
क्लियर। उसके बाद में कॉनकेव और कॉन्वेक्स इमेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में देखते हैं। ये कौन सा है? हाँ, एक और चीज, इस मिरर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग रहती है, राइट। सिल्वर की कोटिंग इसलिए रहती है कि उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। यह है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव, यह है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। क्लियर है? कॉनकेव मिरर में लाइट रेज कन्वर्ज होगी, बताया मैंने। क्लियर है? अब इसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में मैं 4-5 चीजें बताऊंगा आपको। समझ लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहीं इंफिनिटी पे है, कहीं इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस के ऊपर बनेगी और इमेज बहुत ही छोटी होगी, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉल इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बन रही है? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, राइट, मतलब बहुत ही छोटी, राइट। कहां बन रही है? फोकस के ऊपर। और ये जो है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, और रियल है। जो स्क्रीन पे इमेज देखते हैं ना हम, रियल ही देख सकते हैं, कभी भी इमेजिनरी इमेज स्क्रीन के ऊपर देखी नहीं जा सकती, राइट। रियल इमेज ही स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊंगा मिरर के, वैसे वैसे बड़ी बड़ी इमेज बनती जाएगी। समझ लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कुछ डिस्टेंस पे लेके आया, राइट, थोड़ा नजदीक लेके आया, तो ये सेंटर है, राइट। ये स्फीयर था ना पहले, तो स्फीयर का ये सेंटर है, ये फोकस है, और ये पोल है। पोल मतलब मिड वाला पॉइंट। अब मैं ऑब्जेक्ट को नियर लेके आया, तो मेरी इमेज थोड़ी सी बड़ी होगी और सेंटर और फोकस के बीच में होगी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा नियर लेके आया, सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी, राइट, पहले से बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं, पहले से बड़ी। क्लियर है? और इमेज फिर अगेन इन्वर्टेड रहेगी और रियल इमेज रहेगी। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्ट को यहां लेके आऊंगा सेंटर पे, तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। यहां इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी और अगेन रियल होगी। याद रखिए, जैसे जैसे मैं नियर लेके आ रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बढ़ती बढ़ती जा रही है, राइट। पहले दो केस में ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है, इस केस में ऑब्जेक्ट इतनी ही इमेज है, और मैं इसको क्लोज लेके आऊंगा, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा, तो मेरी इमेज यहां कहीं इन्वर्टेड बनेगी। अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, अब इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इमेज जो है बड़ी बन गई, इन्वर्टेड बनी है और रियल इमेज है। क्लियर? जब फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लेके गया, क्लियर, फोकस के पास लेके गया, अब इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी, इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगी जाके, राइट। इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे, और वो भी इमेज होगी आपकी इन्वर्टेड एंड रियल। मतलब 5 कंडीशन, ऑब्जेक्ट बहुत दूर इंफिनिटी पे है, इमेज इन्वर्टेड ही है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोज लेके आया, इमेज इन्वर्टेड ही है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा, इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा, इमेज इन्वर्टेड है, फोकस पे रखा तो इन्वर्टेड है मगर इंफिनिटी पे बन रही है। अब मैं फोकस के और पोल के बीच में रखूंगा, तो अब मेरी इमेज इस साइड बनेगी और इमेज अब इमेजिनरी बनेगी। इमेज क्या बनेगी? इमेजिनरी बनेगी। क्लियर? और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? छोटी बनेगी। ये 6 केसेस है, लाइव लेक्चर था। ओके, आपको इनको दोबारा देखना है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको दोबारा देखना है। ये है कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर मतलब कन्वर्जिंग टाइप। कॉन्केव मिरर का मतलब होता है कन्वर्जिंग टाइप वाला मिरर है। ओके, और कॉन्वेक्स लेंस भी है, वो भी कन्वर्जिंग टाइप की है। कॉन्वेक्स लेंस भी है, वो भी कन्वर्जिंग टाइप की है। तो जो आपके कॉन्केव मिरर के कंडीशन है वो सभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम आएंगे। सेम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्लियर? ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस थी। अब कॉन्केव लेंस, राइट, और तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर
और कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, इनमें सेम कंडीशन, राइट। तो मैं यहां रुकवाता हूं आज का लेक्चर दोस्तों। अब इसके बाद हमारे मेंस के भी कुछ बैचेस आने वाली है, सिविल वालों के लिए, उसके बाद मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, राइट। उसकी फीस भी है, ऑफलाइन बैच के लिए 25,000, राइट। ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग 11,999, राइट, और रिकॉर्डिंग ओनली 6,999। ये ऑफलाइन के बैचेस का है। और भी हम सेशन कुछ लेने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं, तो मैं इस सेशन में यही रुकता हूं। अच्छा लगा तो जरूर बताना, राइट। कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा। और आगे जो हमारा सेशन होगा उसके लिए आप चाहे तो कुछ इनपुट देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं अपना चाहे तो नंबर आपको दे दूं, 9823440346, राइट। चलिए, so thank you so much guys, you can leave up. Good night. Good night, good night, good night. Good night guys. Thank you so much. Yes. Good night.